हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक विद अतुल सर में। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में अभी तक हमने मोहम्मद बिन कासिम देख लिया और महमूद गजनवी, और आज का टॉपिक रहेगा हमारा मोहम्मद गौरी। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। क्या कहानी है इसके पीछे बच्चों, देखो। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में मुस्लिम आक्रमण हो रहे हैं। तो पहला आक्रमण अरबों का माना जाता है, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम का नाम देखा। ठीक है, फिर भारत में तुर्कों का आक्रमण माना जाता है। तो तुर्कों में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, महमूद गजनवी, और दूसरे में आज हम तुर्क के पे कौन सा नाम पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी। और गौरी से ही बच्चों भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि गौरी क्या करेगा, जितने भी क्षेत्र जीतेगा उसे अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला जाएगा। तो मोहम्मद गौरी से ही भारत में क्या हो रहा है, मुस्लिम शासन की स्थापना हो रही है। जबकि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी से भारत में मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हुआ। ये बात याद रखना। ठीक है, देखो सबसे पहले आप मैप देखो, ये पूरा हिस्सा जहां पूरा कौन सा एम्पायर है, गौरी का, गौर एम्पायर है पूरा। ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखो निशापुर, ये जगह जहां से मोहम्मद गौरी क्या करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका दास होता है उसे खरीदेगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा गौरी एम्पायर है। फिर थट्टा, ये जगह है थट्टा, और थट्टा कहां पड़ता है बच्चों, सिंध में पड़ता है। ठीक है, थट्टा जो जगह है वो सिंध में पड़ती है। मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, अजमेर, बनारस, लखनौती और नदिया, यानी कि लखनौती और नदिया ये दोनों जगह बच्चों बंगाल की है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा इधर वाले हिस्से से लेकर भारत का पूरा लाहौर, मुल्तान, ठट्टा, अजमेर, दिल्ली, बनारस और बंगाल तक, पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का अधिकतम हिस्सा है उस पर किसका शासन था बच्चों, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी हालांकि ये सारे क्षेत्र जीतता है और खुद यहाँ पर नहीं रहता है, अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है, सारे जीते हुए क्षेत्र का गवर्नर बनकर चला जाता है, बनाकर उसे चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी स्टोरी, इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। तो देखो, सबसे पहले लाहौर, यानी कि ये पंजाब वाला हिस्सा, फिर मुल्तान, यानी कि पंजाब प्लस मुल्तान, ठीक है, और साथ में सिंध यानी कि थट्टा। ये तीनों की तीनों जगह पर क्या थे बच्चों, मुस्लिम रूलर थे। पंजाब, मुल्तान और सिंध, तीनों की तीनों पर क्या थे, मुस्लिम रूलर, मुस्लिम शासकों का शासन था। तो इसने क्या करा, सबसे पहले यहां मुल्तान से अटैक करा। 1175 की बात है ये। ठीक है, तो इसे समझो पहले पूरी की पूरी कहानी कि हो कैसी रही है सारी चीजें। देखो, ये हमारा भारत वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा कौन सा हिस्सा हो गया बच्चों, पंजाब, लाहौर, पंजाब, ठीक है, इधर दिल्ली, ये इधर याद रखना लखनौती और नदिया, लखनौती और नदियां, ये दोनों जगह बच्चों पड़ती है बंगाल में। ठीक है, बंगाल। उसके बाद देखो, लाहौर के जस्ट नीचे है बच्चों मुल्तान वाला हिस्सा। ठीक है, मुल्तान, और मुल्तान के नीचे है बच्चों सिंध वाला हिस्सा, सिंध, यानी कि जहां पर हमने क्या देखा था, ठट्टा। और जब ये सिंध से आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ का जो हमारा क्षेत्र है वो है हमारा गुजरात वाला हिस्सा। ठीक है, गुजरात। ठीक है, और उस समय गुजरात में हमें एक जगह पढ़नी है, पाटन। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या याद रखनी है हमें, अनहिल पाटन, अनहिल पाटन राजधानी।
बीच में यूपी, ठीक है, यूपी, कन्नौज, यहां पर। तो ये देखो ये सारी जगह किसकी है बच्चों, मोहम्मद गौरी की है। तो सबसे पहले तो देखो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसका जो संबंध है वो गौर वंश से है, गौर वंश, इसलिए ये क्या कहलाया बच्चों, गौरी कहलाया। इसकी राजधानी गजनी, मोहम्मद गौरी की राजधानी क्या थी, इसलिए गजनी पर अधिकार करता, तो इसकी राजधानी है गजनी। और इसका शासन कब से कब तक है मोहम्मद गौरी का, तो बच्चों 1173, ठीक है, 1173 से लेकर 1206, इसकी मृत्यु हो जाएगी 1206 में। तो मोहम्मद गौरी का बच्चों शासन कब से कब तक है, 1173 से लेके 1206 तक। गौर वंश से संबंध था इसलिए क्या कहलाया, गौरी कहलाया। राजधानी क्या है इसकी, गजनी। अब गजनी से आगे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि लाहौर, मुल्तान और सिंध तीनों ही जगह क्या है बच्चों, मुस्लिम शासक है, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले ये जिस रास्ते से आता है, देखो ये वाली चीज, देखो जब ये गजनी से निकलेगा तो सबसे पहले ये मुल्तान की तरफ, ठीक है, मुल्तान की तरफ से होता हुआ सिंध, और सिंध की तरफ से जाएगा गुजरात। यानी कि पहली बार, हम इसे फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, पहली बार। दूसरी बार किधर से आएगा, तो दूसरी बार अब ये आएगा लाहौर, यानी कि पंजाब वाले रास्ते से, पंजाब से दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली से यूपी इधर, और फिर इधर इसका हो जाएगा पूरा का पूरा क्षेत्र, आगे बढ़ते हुए चला जाएगा इसका एम्पायर यहां से। तो ये कौन सा हिस्सा है बच्चों इसका, सेकेंड टाइम वाला, दूसरी बार। तो देखो कहानी की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या है, मोहम्मद गौरी, तो शहाबुद्दीन याद रखना आप, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये इसका पूरा नाम है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कब से कब तक शासन कर रहा है बच्चों, 1173 से लेके 1206, यानी कि इसकी मृत्यु कब होगी, 1206 में होगी इसकी मृत्यु। कौन से वंश से इसका संबंध है, गौर, इसलिए क्या कहलाया, गौरी। राजधानी क्या है इसकी, गजनी, ठीक है। तो गौरी का शासन कब से कब तक है, 1173 से 1206। अब देखो उसके बाद जो हमारा पंजाब वाला हिस्सा है, यानी कि लाहौर प्लस मुल्तान प्लस सिंध, इन तीनों जगह पर बच्चों मुस्लिम रूलर है, मुस्लिम शासक है, और यहां पर मोहम्मद गौरी अपनी शक्ति बढ़ाने का काम करता है। तो सबसे पहले जो अटैक करेगा वो 1175 में कहां करेगा, मुल्तान। यानी कि भारत में जब वो पहली बार एंट्री कर रहा है तो मुल्तान जीतते हुए फिर सिंध, और फिर सिंध के बाद गुजरात, ठीक है। तो ये याद रखना। पंजाब में एक व्यक्ति का नाम याद रखना, खुसरो मलिक, खुसरो मलिक, जिसका संबंध बच्चों सुबुक्तगीन के वंश से, सुबुक्तगीन का वंश याद है आपको, महमूद गजनवी के पिता कौन थे, सुबुक्तगीन, उसी वंश से संबंधित है इस खुसरो मलिक का। तो गौरी क्या करेगा, खुसरो मलिक को बाद में बंदी बनाकर इसकी हत्या कर लेगा, और सियालकोट दुर्ग को पूरा जीत लेगा, और लाहौर पर अपना अधिकार कर लेगा। तो बाद में सुबुक्तगीन वंश का शासन समाप्त हो जाएगा, और पंजाब पर भी किसका शासन हो जाएगा, मोहम्मद गौरी का। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। सबसे पहले तो आपको सारी जगह लाहौर यानी कि पंजाब, मुल्तान, सिंध, फिर गुजरात, गुजरात में पाटन जगह पड़नी है, और इसकी राजधानी क्या है बच्चों, अनहिल पाटन। दूसरी बार किस तरफ से आ रहा है, लाहौर से। क्यों, क्योंकि पहली बार अब इसकी हार होगी, और बहुत बुरी हार होगी इसकी, 13 साल तक पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा ये गुजरात की तरफ, ऐसी हार होगी इसकी। तो दूसरी तरफ लाहौर, दिल्ली, फिर यूपी इधर कन्नौज में हम देखेंगे गहड़वाल वंश, राजा जयचंद, उसकी कहानी देखेंगे। फिर नदिया और लखनौती, इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है हमें मोहम्मद गौरी पढ़ते टाइम। तो देखो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां से, मुल्तान से को जीत लिया, ठीक है। तो पहला अटैक इसका कब हो रहा है, देखो सबसे पहले ईयर याद करते जाने। देखो शासन तो कब से कब तक है गौरी का,
मोहम्मद गौरी का शासन बताओ। 1173 से लेके 1206 तक है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले 1175 में क्या जीतेगा? मुल्तान। मुल्तान पर अटैक करेगा और मुल्तान जीतेगा। अब 1178 में पहुंच जाएगा पाटन, यानी कि गुजरात। और क्यों पहुंचेगा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सुनो, गुजरात में चल रहा था चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश के राजा थे अजयपाल। ठीक है, और अजयपाल की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उन्हीं का बॉडीगार्ड होता है अजयपाल। ऐसा कहा जाता है कि अजयपाल का जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड होता है वो क्या कर देता है? इनकी हत्या। और अजयपाल की पत्नी होती है नायिका देवी। नायिका देवी जो कम उम्र में क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। मोहम्मद गौरी को ये खबर लग जाती है कि गुजरात में क्या हो रखी है? नायिका देवी कम उम्र में ही विधवा हो रखी है। तो वो सोचता है मुल्तान जीत रखा है, सिंध पे भी अटैक कर रखा है, क्यों ना गुजरात को भी जीता जाए। तो किस तरफ चला जाए? पाटन। तो याद रखना, मोहम्मद गौरी ने पाटन पर कब अटैक करा है बच्चों? 1178 में। ठीक है, तो देखो गौरी का शासन कब से कब तक है? 1173 से 1206 तक। मुल्तान पर कब अटैक कर रहा है बच्चों? 1175 में। उसके बाद 1178 में पाटन। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। पाटन यानी कि गुजरात, और गुजरात में किसका शासन था बच्चों? चालुक्य वंश का। और इस चालुक्य वंश के राजा थे अजयपाल, जिनकी हत्या कर दी जाती है उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा, और इन्हीं की पत्नी है नायिका देवी। और नायिका देवी के इस समय 2 बच्चे होते हैं बच्चों, छोटे, दोनों छोटे होते हैं। मूलराज सेकंड पहला बेटा, और दूसरा भीम सेकंड, ये याद रखना। ठीक है, अब जब गौरी को खबर होती है कि यहाँ पर नायिका देवी क्या हो रखी है? विधवा हो रखी है, तो सोचता है पाटन पर अटैक किया जाए, लेकिन इसे नायिका देवी की शक्तियों का नहीं पता चलता है। मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर पाटन की तरफ आगे बढ़ता है, और उस समय नायिका देवी अपने कौन से बड़े बेटे यानी कि मूलराज सेकंड को क्या कर चुकी होती है? शासक घोषित कर चुकी होती है, और खुद उसकी क्या बन जाती है? संरक्षिका। तो नायिका देवी का नाम याद रखना। कौन से वंश का शासन चल रहा है? चालुक्य वंश। इनके पति का नाम क्या है? अजयपाल। ठीक है, जो कहाँ के शासक है? गुजरात, पाटन। मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ अटैक करता है, और एक युद्ध होता है बच्चों, कयादरा या फिर कायंद्रा, बैटल ऑफ कायंद्रा। कायंद्रा का युद्ध, कायंद्रा की लड़ाई होती है गौरी की सेना और नायिका देवी के बीच में। ठीक है, और राजा शासक किसको घोषित कर रखा है? अपने बड़े पुत्र मूलराज सेकंड को। तो याद रखना कि जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया उस समय राजा कौन है? मूलराज सेकंड। ठीक है, अब नायिका देवी क्या करेगी? इसे हरा देगी यहां पर। तो कायंद्रा का युद्ध याद रखना, कायंद्रा की लड़ाई, या कायद्रा भी बोलते हैं इसे, जिसमें गौरी क्या हो रहा है बच्चों? बुरी तरह हार रहा है। गौरी वर्सेस नायिका देवी, गौरी हार गया, और इतनी बुरी तरह हारता है इसकी सेना को बिल्कुल एकदम गाजर मूली की तरह काट के फेंक देती है और भगा देती है, और गौरी की हालत खराब हो जाती है। गौरी खुद मरता मरता बचता है, भाग जाता है, और 13 साल तक पीछे मुड़ के ही नहीं देखता गुजरात की तरफ। तो यहां से एक सवाल बनता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार कब हुई? तो 1178 में अटैक कर रहा है ये पाटन पर। तो इस समय इस कायंद्रा की लड़ाई में मोहम्मद गौरी की क्या हो रही है बच्चों? भारत में पहली हार। ठीक है, भारत में 2 बार हारेगा, तो भारत में पहली हार कब हो रही है इसकी? कायंद्रा की लड़ाई में, जिसमें कौन हरा रही है इसे? नायिका देवी। मूलराज सेकंड के बाद दूसरा जो राजा बनता है वो भीम सेकंड बनता है, इनका दूसरा बेटा। ठीक है, तो कई बार ऐसे सवाल मिलता है कि मोहम्मद गौरी के समय गुजरात का शासक कौन है? तो ऑप्शन में हमें एक ही नाम मिलेगा, या तो मूलराज सेकंड या भीम सेकंड। राजधानी क्या है इस पाटन की? तो अनहिल पाटन, याद रखना। राजधानी क्या है बच्चों? अनहिल पाटन। तो 1175 में मुल्तान पर अटैक और 1178 में पाटन पर। उसके बाद गौरी फिर से आगे बढ़ता है, और अब की बार वो इस तरफ वाले रास्ते से नहीं आएगा, अब की बार वो देखेगा पंजाब, लाहौर। ठीक है, ये बात 1179, पंजाब यानी कि लाहौर। ठीक है, और लाहौर पर किसका शासन होता है बच्चों? खुसरो मलिक। ठीक है, बस
पंजाब की तरफ आगे बढ़ेगा तो याद रखना 79, इससे पहले ये पेशावर और जीत लेगा बच्चों, ये और याद रखना पेशावर जीत लेगा जो लाहौर के पास ही पड़ता है। और इस पेशावर को जीतने के बाद जब ये पंजाब की तरफ आगे बढ़ेगा तो इस समय तक टाइम पीरियड हो चुका है 1181 का। खुसरो मलिक का संबंध किससे है बच्चों? सुबुक्तगीन के वंश से। और सुबुक्तगीन में आपको बता चुके हैं कौन है, महमूद गजनवी के पिता थे, सुबुक्तगीन का वंशज था ये। अब मोहम्मद गौरी आएगा और लाहौर पर अटैक कर देगा पंजाब पर। भाई 79 में तो सबसे पहले क्या जीतने चला जाएगा? पेशावर, और उसके बाद 1181 में पहुंच जाएगा पंजाब लाहौर। खुसरो मलिक पर अटैक करेगा, लेकिन इस समय खुसरो मलिक और गौरी के बीच में जब युद्ध होता है तो गौरी यहाँ पर जीतता नहीं है, और पहली बार में गौरी यहाँ थोड़ी स्मार्टनेस दिखाता है और संधि करके निकल जाता है। तो खुसरो मलिक और गौरी के बीच में क्या हो जाती है? संधि। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 1185 में फिर से वो सियालकोट जीतेगा। सियालकोट दुर्ग पर क्या कर लेगा? अपना अधिकार गौरी 1185 में। और अगले ही साल 1186 में फिर से पंजाब यानी कि लाहौर पर अटैक करेगा, और अब की बार खुसरो मलिक को बंदी बनाकर उसकी क्या कर देगा? हत्या। तो सीधा सवाल कि मोहम्मद गौरी ने पंजाब यानी कि लाहौर को कब अपने कब्जे में ले लिया बच्चों? 1186 में, क्योंकि पहली बार में तो संधि कर ली और अब की बार उसने क्या कर लिया? खुसरो मलिक को बंदी बना दिया और उसकी क्या कर दी बच्चों? हत्या। इससे हमें ये पता चलता है कि सुबुक्तगीन का वंश खत्म होता है और मोहम्मद गौरी का कहां पर अधिकार हो जाता है? पंजाब पर। ठीक है, लाहौर। अब इसके आगे ये फिर से आगे बढ़ता है। अब ये बात है 1189 की, और इस समय वो भटिंडा दुर्ग पर क्या कर देता है? आक्रमण करके भटिंडा दुर्ग को जीतता है। और ये जो भटिंडा दुर्ग है ये आता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के राज्य क्षेत्र में, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो 1189 में मोहम्मद गौरी क्या करता है? भटिंडा दुर्ग को जीतता है। और ये दुर्ग किसके कब्जे में होता है उस समय? किसके शासन में आता है? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड। देखो हमें पूरा नाम याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में पृथ्वीराज सेकंड भी लिखा आता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड। चौहान लिखा हुआ है तो कई बार चौहान की जगह बच्चों चाहमन भी आ जाता है कि कौन से वंश से संबंध है, तो चाहमन वंश, एक ही बात है, चौहान या फिर चाहमन। अब पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी हिस्ट्री देखो कि इनका शासन कब से कब तक है। तो देखो 1175 से लेकर 1192 तक। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी का कब से कब तक था बताओ? 1173 से लेकर 1206 तक है मोहम्मद गौरी का शासन, जबकि पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो कि चाहमन वंश से संबंध है, उनका शासन दिल्ली पे कब तक है? 1175 से 1192 तक। ठीक है, इनके पिता सोमेश्वर, पिता का नाम याद रखना सोमेश्वर, दादा अनंगपाल, और माता है इनकी कपूरा देवी। तो देखो इनके पिता है सोमेश्वर, उनकी मृत्यु हो जाती है और 13 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? शासक बन जाते हैं। इनकी माता कपूरा देवी इनकी बन जाती है संरक्षिका। इनके जो दादाजी होते हैं वो दिल्ली के उस समय शासक होते हैं, और इनकी कुशलता को देखते हुए अनंगपाल क्या करते हैं? इन्हें दिल्ली का भी शासक घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान इस तरह से क्या बने? दिल्ली के शासक। उससे पहले इनका शासन कहाँ हो रखा था? अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक बने हुए थे बच्चों? अजमेर में। ठीक है, तो दिल्ली का शासक इन्हें किसने घोषित करा? इनके दादा अनंगपाल ने, जो खुद कहाँ के थे? दिल्ली के शासक। बहुत छोटी उम्र के थे, कम उम्र के थे, इसलिए इनकी संरक्षिका कौन बनी थी? इनकी माता कपूरा देवी। इनके पिता का भी नाम याद रखना सोमेश्वर। कई बार सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर। तो भटिंडा दुर्ग पर गौरी कब अधिकार कर रहा है अपना? 1189 में। अब होती है एक बड़ी लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट, 1191, बैटल ऑफ टेरन। बैटल ऑफ टेरन, तराइन का युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल है ये। ठीक है,
जो कब हो रहा है बच्चों? 1191 में। किस किस के बीच में हो रहा है? तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। और इस समय पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम याद रखना, स्कंद। कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन है? स्कंद। ठीक है, तराइन देखो, तराइन कहां पड़ता है बच्चों? थानेश्वर हरियाणा में। थानेश्वर हरियाणा। अब पहला युद्ध होता है और इस युद्ध में कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तो अगला सवाल कि मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी हार कौन से युद्ध के समय होती है? तो तराइन के पहले युद्ध यानी कि 1191 में। जबकि पहली हार कब हो रही है? कायंद्रा की लड़ाई में 1178 में। तो अब गौरी की क्या हो रही है? भारत में दूसरी हार हो रही है। 2 बार हारा है भारत में, दूसरी हार। ठीक है, उसके बाद बीच में 1 साल चौहान, यहां पर पृथ्वीराज चौहान को क्या लगता है कि अब गौरी वापस नहीं आएगा। ठीक है, गौरी इस युद्ध में पीठ दिखा के भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान भी उसे छोड़ देते। ठीक है, गौरी इसी चीज का फायदा उठाता है और गौरी ठीक 1 साल बाद फिर से अपनी सेना को तैयार करता है और 1192 में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, तराइन का वापस दूसरा युद्ध। तो 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ टेरन, तराइन का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध। और अब की बार पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाएंगे क्योंकि गौरी पूरी तैयारी करके आता है। ठीक है, और गौरी पहले ही कह देता है कि पृथ्वीराज चौहान के आसपास जितने भी राजा होते हैं, पृथ्वीराज चौहान के संबंध उनसे कहीं ना कहीं बिगड़े हुए होते हैं। बहुत सारे जो राजा पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में नहीं होते हैं। गौरी को ये बात पता होती है और गौरी इसी चीज का फायदा उठाता है कि पृथ्वीराज चौहान की मदद करने के लिए बहुत सारे राजा नहीं आएंगे उनके साथ। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, सेकेंड बैटल ऑफ टेरन, और अब की बार पृथ्वीराज चौहान क्या होंगे? यहां से हार जाएंगे। ठीक है, और याद रखना इस युद्ध में गौरी के साथ कौन है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से दिल्ली में कौन से वंश की स्थापना हो जाएगी बच्चों? गौर वंश की। दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। यानी कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना किस शासक के समय मानी जा रही है? तो मोहम्मद गौरी। हालांकि मोहम्मद गौरी खुद रुक के यहाँ पर शासन नहीं कर रहा है, जितने भी क्षेत्र जीतेगा, उत्तर भारत का जितना भी हिस्सा होगा उसका किसके पास सौंप के चला जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना देगा? अपना गवर्नर। तो याद रखना हमें मोहम्मद गौरी की भारत में 2 हार हो रही है, पहली गुजरात की तरफ और दूसरी 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की भी हमें यहाँ से बात पता चल गई। अब गौरी ये देखता है कि गौर साम्राज्य की तो स्थापना कर दी, लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट युद्ध बचा हुआ है, 1194 चंदावर का युद्ध, यूपी में चंदावर का युद्ध, यूपी। और राजा कौन है? जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान के क्या होते हैं? ससुर, और इनके खुद के संबंध उनसे खराब हो रखे होते हैं। जयचंद वर्सेस गौरी। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? गौरी। याद रखना इनका संबंध कौन से वंश से है बच्चों? गहड़वाल। गहड़वाल वंश से संबंध है। तो 3 बैटल हो गई, 1191, 1192 और 1194। दिल्ली में पहले कौन से वंश की स्थापना हो गई है? गौर साम्राज्य की। अब गौरी यहां से जीत जाएगा और जीते हुए क्षेत्र किसको सौंप के चला जाएगा? अपना गवर्नर किसको बना देगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से भारत में यानी कि दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद क्या है? एक दास है, गुलामी तो है वो मोहम्मद गौरी का यहां पर। अब 1205 में मोहम्मद गौरी क्या होगा? वापस लौट जाएगा और 1205 में उसका अंतिम अभियान होगा खोखरों के विरुद्ध। खोखरों के विरुद्ध एक ट्राइब है ये, खोखरों के विरुद्ध। और याद रखना सीधा सवाल आता है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान कौन सा होता है? तो 1205 में बच्चों खोखरों के विरुद्ध। ये क्या है? अंतिम अभियान।
और 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाएगी बच्चों, मृत्यु हो जाएगी 1206 में। ठीक है, 1206 में गौरी की मृत्यु। तो हमने देखा गौरी का शासन कब से कब तक है, 1173 से 1206 तक। अब उसके बाद हमें कुछ फैक्ट याद रखने हैं हमारे पेपर के लिए। तो ये तो पूरी कहानी हो गई कि दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना कैसे हो रही है। मोहम्मद गौरी अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का क्या बना जा रहा है, गवर्नर। उसके बाद देखो ये जो गौरी होता है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक तो दास होता ही है, साथ में बख्तियार खिलजी का नाम और याद रखना है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये दोनों इसके दास होते। और गौरी क्या करेगा, ऐबक को इक्ता या फिर अक्ता प्रदान करेगा, इक्ता या फिर अक्ता। क्या होती है ये इक्ता और अक्ता, तो काम के बदले भूमि देना, काम के बदले भूमि देना। हालांकि भारत में इक्ता व्यवस्था को फैलाने का काम कौन करेगा, इल्तुतमिश। जो इक्ता व्यवस्था है उसको फैलाने का काम करेगा इल्तुतमिश। लेकिन पहली बार जो इक्ता या अक्ता व्यवस्था है इसकी शुरुआत करने वाला कौन है, मोहम्मद गौरी। और किसको देकर जाएगा, ऐबक को। तो सवाल आता है कि मोहम्मद गौरी ने पहला इक्ता किसको सौंपा, तो किसको सौंपा, ऐबक को। क्या मतलब होता है इसका, काम के बदले भूमि देना। ये इसके साथ था, युद्ध जीते इन्होंने, और ये इसको क्या सौंप कर चला गया, उत्तर भारत। लेकिन ऐबक को अभी तक दासता से मुक्त नहीं किया। ऐबक जाकर आजाद होगा 1208 में। ठीक है, तो देखो 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ऐबक क्या करेगा, यहां पर लाहौर को राजधानी बनाएगा, लाहौर क्या बन जाएगी, राजधानी। और यहीं से किसकी शुरुआत होगी बच्चों, गुलाम वंश की, 1206 से गुलाम वंश। ठीक है, तो दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना, पूरी दिल्ली सल्तनत उसमें गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन है, ऐबक। जबकि सवाल आए कि दिल्ली में वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है दिल्ली का, गुलाम वंश में, तो वो इल्तुतमिश है, क्योंकि इल्तुतमिश ही राजधानी दिल्ली बनाएगा। ऐबक राजधानी किसको बनाता है बच्चों, लाहौर को बनाता है। अब उसके बाद आती है बात बख्तियार खिलजी की। इसने क्या क्या किया, तो बख्तियार खिलजी ने बच्चों क्या करा है, 1198 से लेकर 1202 इस बीच में इसने क्या करा है, बंगाल पर आक्रमण करा है, बंगाल पर आक्रमण। पहुंचता कैसे है ये, पहले जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार में नालंदा और विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटी को बिल्कुल तहस नहस कर देगा। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन दोनों को बिल्कुल क्या कर देगा बच्चों, नष्ट कर देगा बिहार। और बिहार से होता हुआ जाएगा फिर ये बंगाल, जो कब पहुंचेगा, 1198 से लेकर 1202 के बीच में। अब देखो, क्योंकि बिहार में वो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बिल्कुल नष्ट कर देता है, तो सवाल आता है कि बिहार में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन है, क्योंकि मोहम्मद गौरी भी क्या है, एक तुर्क है। ठीक है, तो बिहार में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, बिहार में तुर्क साम्राज्य का फाउंडर, संस्थापक कौन है बच्चों, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, यानी कि बिहार में अपने तुर्क जो एम्पायर है इसको स्टैब्लिश करने वाला है बख्तियार खिलजी। ये याद रखना। कौन कौन से, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी माना जाता है बिहार में तुर्क का। अब बंगाल की तरफ चला गया। ठीक है, और बंगाल का शासक होता है बच्चों, बंगाल में होता है सेन वंश का शासन, सेन वंश। ठीक है, और राजा होता है लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन क्या करता है, बिना युद्ध करे भाग जाता है, कोई युद्ध ही नहीं करता। ये कहाँ चला जाता है, भाग जाता है, ये कोई युद्ध नहीं करता। और सेन वंश की राजधानी यानी कि बंगाल में होती है राजधानी लखनऊ। ठीक है, उससे पहले कौन सी है, नदिया। तो देखो, नदिया राजधानी होती है, तो बख्तियार खिलजी यहां से क्या करेगा, राजधानी नदिया से कहां शिफ्ट कर देगा, लखनऊ। ठीक है, ये याद रखना।
तो ये सवाल बहुत आता है कि बंगाल में कौन से वंश का शासन, सेन वंश, और राजा कौन होता है, लक्ष्मण सेन। राजधानी नदिया होती है और नदिया से ये कहाँ शिफ्ट कर देता है बच्चों, लखनौती में, क्योंकि इसे लगता है ये पास पड़ रहा है, ठीक है, दक्षिणी बंगाल से लेकर उत्तरी बंगाल की तरफ इसे आना है, तो इसे राजधानी पास लगती है, तो राजधानी नदिया से कहाँ शिफ्ट कर देता है, लखनौती में। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, नेपाल, बख्तियार खिलजी, लेकिन नेपाल में जाकर इसकी क्या हो जाती है, वहां पर मृत्यु हो जाती है खिलजी की। तो खिलजी के बारे में तो हमें इतनी ही बातें पढ़नी है बस। अब बच कौन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में क्या कर रहा है, गुलाम वंश की नींव रख रहा है और राजधानी बना रहा है लाहौर। और इसके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पेपर के लिए, तो देखो 1192 में गौरी के साथ भारत आते हैं। गौरी के साथ भारत कौन आ रहे हैं बच्चों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखना कि गौरी के साथ भारत आने वाले कौन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कब आ रहे हैं, 1192 में आ रहे हैं। और ये अपनी जो ख्वाब का है वो काम बना लेते हैं अजमेर। अजमेर में आकर ये क्या करने लग जाते हैं, बस जाते हैं, यहाँ पर बस गए, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या याद रखना है हमें हमारे पेपर के लिए, तो याद रखना गौरी को और क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन साम, इसलिए इस नाम के सिक्के भी चलाए, मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम नाम के क्या चलाए इसने बच्चों, सिक्के। और इन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता है, दहलीवाल सिक्के। दिल्ली से निकलवाता था ये, ठीक है, दहलीवाल सिक्के, दिल्ली से इनको निकलवाता था, तो क्या कहलाए ये सिक्के, दहलीवाल सिक्के। किस नाम से चलाता था, मोहम्मद बिन साम। इसके सिक्कों की और क्या खास बात है, तो सिक्कों के एक तरफ बच्चों लक्ष्मी माता का चित्र मिलता है, लक्ष्मी माता का चित्र एक तरफ, और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था अरबी भाषा में। तो एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी माता का चित्र, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी हुई थी चीजें, देवनागरी लिपि, इसका यूज किया इसने। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मोहम्मद गौरी का जो शासन 1173 से शुरू होता है, गजनी को अपनी राजधानी बनाता है, गौर साम्राज्य की स्थापना करता है, और 1206 में उसकी क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़कर चला जाता है। बख्तियार खिलजी की तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बिहार को जीतता है, बंगाल को जीतता है, नेपाल की तरफ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और भारत में 1206 में गुलाम वंश की नींव डलती है, जिसके पहला शासक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक वाला टॉपिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।